नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे एनसीईआरटी की किताबों में मुगल काल की नई समीक्षा उकेरी जा रही है। उसमें कक्षा 8 के सिलेबस में शामिल किया गया है अकबर क्रूर लेकिन सहिष्णु, और औरंगजेब के बारे में बोला है कि कट्टर धार्मिक। तो ये एनसीईआरटी की नई किताबें हैं। किताब का कवर और किताब में अकबर की नई तस्वीर है। अब जैसा निज़ाम होगा वैसी तस्वीरें उनकी सुविधा के अनुसार बनाई जाएंगी और लगाई जाएंगी। अब अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था। वैसे अकबर के साथ एक बात मशहूर है कि अकबर न्यायविद था। न्याय के पक्ष में खड़े होना, और उसका उदाहरण दिया जाता है उनका बेटा जो सलीम था, जो मोहब्बत में फिदा था किसी पर, तो उन्होंने उसके साथ भी न्याय किया था। अब औरंगजेब के बारे में एक सैन्य शासक था। सैन्य शासक तो उस समय जमाने के सभी लोग हुआ करते थे, क्योंकि जो सेना की तरह या सिपाही की तरह लड़ नहीं सकता वो राजा बन नहीं सकता, ऐसा कहा जाता था उस समय। और जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का पर प्रतिबंध लगाया, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसने लगाया, और गैर मुसलमानों पर टैक्स भी लगाया। मुगल काल की ये नई समीक्षा एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में शामिल की गई है। अब निजाम आपका, तो आप कुछ भी शामिल करो, आपको कौन रोकने वाला है। शिक्षा विभाग आपका, जैसी नीति लगा दोगे वैसे बच्चे पढ़ लेंगे। अब एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं, वैसे हमारे टाइम में सामाजिक ज्ञान होता था, विज्ञान नहीं होता था, और इसको सोशल स्टडीज कहा जाता था, सामाजिक पढ़ाई। अब सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। अपने हिसाब से हिंदुत्व के एजेंडे को सेट करते हुए जो बात बीजेपी को सूट करती है वो बात लिखी गई है। वो बात नहीं लिखी गई जो इतिहास जिसका साक्षी है। तो ये किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन में से ही स्कूलों में लागू होगी, यानी अगले साल। तो एनसीईआरटी की नई किताब में अकबर को बताया गया है क्रूर शासक। 8वीं की नई किताब में है क्या, जोड़ा क्या है? तो उन्होंने जोड़ दिया है कि मुस्लिम subjects to grant them protection and example from military service in practice depending on the ruler. Discriminately, tax would be a source of economic trade, public humiliation, and formed a financial and social, ये आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, for the subject to convert to Islam at the end of the, और आगे ये लिखा है तैमूर, ए ब्रूटल टर्किश मंगोल conquer from central, आगे क्या लिखा है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, invaded northwest India and launched a devastating। तो ये उन्होंने दिया है इसमें
अंडरलाइन भी किया गया है। पहले मुगल शासक बाबर को सैन्य रणनीतिकार बताया गया था और ये बताया गया है कि अकबर ने 30,000 नागरिकों का कत्लेआम कराया था और औरंगजेब को क्रूर और अमानवीय शासक बताया है। अब ये इतिहास बताएगा अपने ने कि अकबर ने कत्ल कराए या न्याय किया। तो इसके विषय में अगर बात करेंगे तो झगड़ा झंझट होगा जरूर। तो हम इस विषय को, जिसमें कंट्रोवर्सी होने की पूरी संभावना है, तो उस विषय को हम नहीं छूना चाहेंगे। अब किताबें लगाई हैं एनसीईआरटी में, पढ़ाई जाएंगी, बच्चों को मजबूरी है, माँ बाप को मजबूरी है कि 12th क्लास एनसीईआरटी से ही होनी चाहिए, सीबीएसई के थ्रू। अब बाबर को बताया सैन्य रणनीतिकार, किताब में मुगल सल्तनत को के पहले शासक बाबर को तुर्क मंगोल शासक और सैन्य रणनीतिकार लिखा है। इसके साथ बताया गया है कि बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में बारूद और तोपखाने की मदद से इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। तो बाबर का बेटा हुमायूं साम्राज्य को बचाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा और एक समय के लिए उसने शेरशाह सूरी से हार कर साम्राज्य खो भी दिया था। किताब में बताया गया है कि कैसे शेरशाह सूरी हिंदू सेनापति हेमू को अकबर की सेना ने पकड़ा और पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद सिर कलम कर दिया। अकबर का शासन क्रूरता सहिष्णुता का मिश्रण था। अकबर के शासन को किताब में क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया है। लिखा गया है कि 1568 में चित्तौड़गढ़ के किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 नागरिकों की हत्या और बचे हुए महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। इसकी जानकारी अकबर के इस विजय यंत्र से मिलती है जो वहां लगा हुआ है। उसमें लिखा है कि हमने काफिरों के कई किले नगर जीत लिए और वहां इस्लाम की स्थापना कर दी। अपनी रक्त पिपासु तलवार से हमने उनके मन से अधर्म के निशान मिटा दिए। उन स्थानों और संपूर्ण हिंदुस्तान के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। अब ये जो शिलालेख है ये बना के रखा गया है किताब में डालने के लिए, या ये झूठा है या सच्चा है इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते, परंतु एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब के अनुसार ये है। इसके अलावा अकबर ने जाजिया कर समाप्त कर दिया, राजपूतों का स्वागत अपने दरबार में किया और सुलह कुल यानी सभी से शांति की नीति को बढ़ावा दिया। उसने फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद विभाग स्थापित किया और महाभारत, जिसे रजम नामा कहा गया, रामायण भागवत गीता और पंचतंत्र जैसे हिंदू कृतियों का फारसी में अनुवाद कराया। तो ये तो जो बात है ये उनके फेवर में जाती है अगर अनुवाद कराया उन्होंने तो। इसकी जानकारी अब्बुल फजल के एक लेख में बताई गई है, जिसमें कहा है कि पूर्व में लोगों को अपने धर्म में जबरन लाकर इस्लाम मनवाता था, परंतु जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा मुझे शर्म आने लगी। जब मैं स्वयं मुस्लिम नहीं था तो दूसरों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना अनुचित था। अब ये लिखा गया कि वो स्वयं मुसलमान नहीं था, ये बात शायद किसी के गले उतरेगी नहीं। और जहांगीर शाहजहां को वास्तुकला का संरक्षक बताया। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां को किताब में कला और वास्तुकला का संरक्षक कहा गया। शाहजहां को ताजमहल निर्माण के लिए विशेष रूप से याद किया गया, लेकिन ये भी बताया गया कि शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया और अपने पिता को बंदी बना लिया। औरंगजेब के बारे में किताब में लिखा है
कि औरंगजेब ने धीरे धीरे अपने दरबार में संगीत और नृत्य जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित कर दिया जिन्हें वह गैर इस्लामी मानता था। इसके अलावा गैर मुस्लिम पर जाजिया कर फिर से लगाया गया। ये दोनों कर अकबर द्वारा हटा दिए गए थे। अब एनसीईआरटी ने कहा कि इतिहास की जड़ों को जानना जरूरी है। किताब में बनारस, मथुरा, सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ने और जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदाय पर अत्याचार की घटनाओं का भी जिक्र है। इस बारे में एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने कहा कि इतिहास की घटनाओं को मिटाया या नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज किसी को उनके लिए दोषी ठहराना गलत होगा। सत्ता की लालसा, अत्याचार या गलत महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत को समझना ही ऐसा भविष्य बनाने का सही तरीका है जहां ये घटनाएं दोबारा ना हो। अब ये आशंका जता रहे हैं कि दोबारा ये घटनाएं हो सकती हैं, तो ये तो ऐसे ख्वाब ले रहे हैं पब्लिक को डर दिखाने के लिए कि जैसे राजशी शाही दोबारा से आने वाली है। 7वीं की किताब में मुगल इतिहास हटा दिया गया है। इसी से एनसीईआरटी ने क्लास 7वीं की किताबों से सिलेबस में भी बदलाव किया है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक में मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स को हटा दिया गया है, जबकि महाकुंभ समेत गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किताबों में जोड़ा गया है। अब ये चीज़ें किताबों में जोड़ दी हैं जो सरकार धर्म का प्रचार कर रही है। सरकार चुनी जाती है लोकतंत्र के लिए और यहाँ पर जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है। तो ये उल्टी गंगा बहाने का काम जो है ये बीजेपी वाले करते रहते हैं और इनको यही सूट करता है। धर्म की अफीम या धतूरा। आने वाली एक ऐसी पीढ़ी जो 7वीं का बच्चा है वो मात्र 12 साल का होगा, 8वीं का बच्चा 13 साल का होगा और धर्म का धतूरा उनको चटा दिया जाएगा और आरएसएस के वो स्वयंसेवक बनेंगे और उसके बाद दंगाई बनेंगे, मस्जिदों के सामने बीन बजाकर सर्प डांस करेंगे। और इनको ऐसे ही लोग चाहिए क्योंकि इनका काम इन्हीं लोगों से चढ़ता है। अगर पढ़ लिख कर गए तो प्रश्न करेंगे और इनका खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लगा रखे हैं उन्होंने। कोई भी नाम ले लो, चाहे आप नड्डा साहब हो, निशिकांत दुबे हो, बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़े और वहीं नौकरी कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। यहाँ पर लोग जो इस तरह के 7वीं 8वीं के बच्चे हैं वो कावड़ ला रहे हैं। तो कावड़ लाना भी चाहिए, कावड़ लाने में कोई बुराई नहीं है, परंतु अपने को नुकसान में डालकर कावड़ लाना ये कहाँ तक उचित हो सकता है, ये वो खुद फैसला करेंगे। इसमें हम कोई राय अपनी देंगे नहीं। हम यही कहेंगे जिसकी जहां आस्था है उसको वो काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु उससे पहले ये सोच समझ लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। ये विचार जो है ये ऐसा विचार है जिसको लादा या धोया नहीं जा सकता। आप मुझे कहें तो शायद मैं जो मेरे विचार हैं वो तो मैं बता दूंगा, पर मैं अपने विचार दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास नहीं करूँगा। तो एनसीईआरटी की 7वीं की किताबों में सिलेबस बदलाव किया है। हिस्ट्री जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स को हटा दिया गया है, जबकि महाकुंभ समेत महाकुंभ में ये भी लिखा होना चाहिए कि नई दिल्ली स्टेशन पर लोग मर गए थे, वहाँ भगदड़ हुई थी, उसके मरे हुए लोगों की गिनती नहीं बताई गई, उनके नाम नहीं बताए गए, सार्वजनिक नहीं किए गए। तो ये भी उसके अंदर डाल देना चाहिए था। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो लिया गया था उसमें कहाँ कहाँ फेल हुए, कहाँ कहाँ भीड़ को कुचलना पड़ा, तो ये चैप्टर उन्होंने नहीं डाले होंगे जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो बीजेपी के लोग बलात्कारी हैं जिन्होंने बेटियों का बलात्कार किया, ब्रजभूषण शरण के बारे में भी लिख देते उसके अंदर कि भाई एक एमपी था, 6 टर्म का एमपी था और पहलवान महिलाओं को उसने बदतमीजी की और उनके साथ छेड़छाड़ की, उसके खिलाफ केस हुआ। पाक्सो का भी उसके खिलाफ केस हुआ, परंतु सत्ता उसके साथ थी, उसको हटा लिया गया। तो ये भी जोड़ना चाहिए था किताबों में, जो जोड़ा नहीं गया होगा।
तो एनसीईआरटी की अभी किताब पार्ट 1 जारी किया गया है। एनसीईआरटी का कहना है किताबों को 2 पार्ट में जारी किया जाएगा। ये केवल किताबों का पहला पार्ट है। ये स्पष्ट नहीं किया गया कि दूसरे पार्ट में इन टॉपिक्स को जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। ये बदलाव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी NCFSC 2023 ने किए हैं। उन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के डिज़ाइन तहत डिजाइन किया गया था। इससे पहले एनसीईआरटी ने कोविड-19 महामारी के समय मुगल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े कई हिस्सों को कम कर दिया था। इसमें तुगलक, खिलजी, लोधी, मुगलों की उपलब्धियों के टॉपिक्स शामिल थे। अब इन टॉपिक्स को पूरी तरह किताबों से हटा दिया गया है, 3 किताबों में एक में मर्ज किया है। दरअसल एनसीईआरटी ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल पॉलिटिकल लाइफ की 3 अलग अलग किताबों को एक में मर्ज कर दिया है। इसका नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 है। जल्द ही इसका पार्ट 2 जारी होगा। ये किताबें 25-26 सेशन से लागू होंगी। इससे पहले इंग्लिश किताब मैरी गोल्ड का नाम मृदंग किया गया। हाल ही में एनसीईआरटी की विभिन्न कक्षाओं के लिए किताबों के नए नाम जारी किए गए हैं। कक्षा 1 और 2 की इंग्लिश किताबों का नाम मैरी गोल्ड से बदलकर मृदंग और कक्षा 3 की पुस्तक का नाम संतूर रखा गया है। कक्षा 6 की इंग्लिश की किताब का नाम हनिस्कल से बदलकर पूर्वी कर दिया गया है। मैथ्स की किताबों के लिए भी यही पैटर्न अपनाया गया है। कक्षा 6 की गणित की किताब जो पहले इंग्लिश में मैथमेटिक्स और हिंदी में गणित थी, अब दोनों भाषाओं में यह गणित नाम से आएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पहले भी हिंदी थोपने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उनका दावा है कि केंद्र सरकार ने NEP की 3 भाषा फार्मूले को लागू करने से इनकार करने के कारण राज्य के स्कूलों को फाइनेंस देने से इनकार कर दिया था। एजुकेशन की ऐसी ही और खबरें जो हैं वो ये हैं कि यूपी बोर्ड रिजल्ट में फिर लड़कियां अव्वल आई हैं। 2014 से छात्राओं का रिजल्ट बेहतर है। इस बार 10वीं में 7% और 12वीं में 10% ज़्यादा लड़कियां पास हुई हैं। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार 10वीं में जालौन के यश ने टॉप किया है। तो ये थी हमारी न्यूज़ आपके लिए। अब ये बच्चों की बात कोई करता नहीं है। हमें मजबूरी ये है कि हम वर्सटाइल अपनी इमेज को बनाए रखना चाहते हैं, बच्चों के विषय में, संस्कृति के विषय में और रिचुअल्स के विषय में, आस्था के विषय में। और जो नाजायज़ किया जाता है मुसलमानों पर दबाव, उनको ये कह देना कि मुस्लिम 80-20 में बटा हुआ है, बटोगे तो कटोगे, उसका भी हम डट के विरोध करते हैं और किसी से हम डरते नहीं है। इस मसले में हम अपने विचार दृढ़ता से रखते हैं, रखते रहेंगे। भविष्य में भी अगर कोई भी बात होगी हम अपने विचारों पर अटल रहेंगे। और इस अटलता को मैं ऐसा सोचता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी से ही हमने सीखा है, क्योंकि वो भी बहुत अटल थे। तो वो ऐसे अटल नहीं थे जिस प्रकार आज देश का निज़ाम क्रूरता के छोर तक दमन करने के लिए गुजरात में 3500 मुसलमानों का कत्ल करवा देता है। तो आज कातिल निजाम है। आज निजाम ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हम सब धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं। ये हमारे विचार हैं। अब आपसे मेल खाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आए, नहीं खाएं तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं क्या उचित है क्या अनुचित है। और इसके साथ ही आपसे एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को सैकड़ों की संख्या में आप रोज एक सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर हमें देगा, तभी हमारा परिवार बड़ा होगा और तभी ये सारी बातें उन लोगों तक पहुंच पाएंगी जिन लोगों को गोदी मीडिया सुनने की आदत है। तो मेरा मानना ये है कि आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करें। अगर आप ज़रूरत समझे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद,
जय भारत।